और आज का हमारा मुद्दा है कोरोना पर कोहराम। जी हाँ, कोरोना पर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, या यूँ कहें कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है तो शायद गलत नहीं होगा। 16 राज्यों में लगातार ये ऊपर चढ़ते हुए अपनी आमद दर्ज करा रहा है और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनको लेकर के इसने खास निशाना बनाया है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उसने अपनी अच्छी पैठ बनाई है और लगातार इसके आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर है वो बहुत डरावनी है, बहुत चौंकाने वाली है। और अगर हम बात राजधानी की करें तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर सांस ले पाना, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो सिर्फ जिनकी जांच की जाती है, वो आंकड़े नहीं है जिनकी जांच ही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार के पास जांच करने का उतना बड़ा अमला ही नहीं है। अब जांच के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जितने लोगों की जांच हो रही है वो अस्पताल जा रहे हैं तो उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और इलाज नहीं मिल पा रहा है तो घर में अगर रहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और ऐसे में लोगों की मौत हो रही है। ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अस्पतालों की अगर हम बात करें, इंजेक्शन की बात करें, जो रेमडेसिविर जो जान बचाने वाला इंजेक्शन साबित हो रहा है वो नहीं मिल पा रही है। इन सब के बीच राजनीति चरम पर है। वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था, वहां पर राहुल गांधी ने अपनी रैलियां समाप्त कर दी हैं, ममता बनर्जी ने भी रैलियां समाप्त कर दी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना को देखते हुए हम आगे प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हम प्रचार करेंगे और जीत के दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का चुनाव था वो भी संपन्न हो गया है। तो सवाल और इधर कुंभ को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें आई। पहले तो ये कहा गया कि कुंभ पर रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब खुद साधु संत इसकी चपेट में आने लगे तो उन्होंने खुद ही इससे नाता तोड़ लिया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद एक और बड़ी खबर आई दिन में, हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगा देना चाहिए और आज से अगले 26 तारीख तक लॉकडाउन हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको लोगों की आजीविका भी बचानी है। सवाल ये उठता है कि जो मोदी जी ने मंत्र दिया था, जान है तो जहान है, तो वो मंत्र का क्या होगा? क्या हमको पहले जहान बचाना है, हमारी जान का क्या होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली से यूपी तक, बंगाल से मध्य प्रदेश तक, बिहार से छत्तीसगढ़ तक कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया है कि धरती त्राहिमाम कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,61,919 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,619 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,29,53,821 लोग रिकवर हो चुके हैं। आम से लेकर खास तक कोरोना के कहर से बच नहीं पा रहा है। यूपी से लेकर दिल्ली तक, सीएम से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक
कोरोना के शिकार हो रहे हैं। 2020 के बाद कोरोना ने 2021 में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना का कोहराम जारी है और इधर राजनीति तारी है, और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर टी.आर. यादव साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। डॉक्टर टी.आर. यादव सचिव हैं पेडियाट्रिक अकादमी के। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास साहब जुड़ चुके हैं। जब मोहम्मद अब्बास पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद अहमद साहब, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र सिंह राठौर भी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह राठौर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हम राजनीतिक नेताओं लोगों के पास जाएं, उससे पहले डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं टी.आर. यादव जी का। टी.आर. यादव साहब, जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है पूरे देश में, क्या लगता है लोगों को कब तक राहत की चैन मिलेगी? अच्छा सवाल आपने किया है, और लगभग सभी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जो समस्या अचानक विकराल रूप धारण कर लिया, इससे हमें कब निजात मिलेगा। तो आप लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह वायरस है जो कि हमारी कम्युनिटी में आ चुका है। अब इसके साथ ही हम लोगों को रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये चूंकि अपना अभी म्यूटेशन हो गया, इसमें डबल म्यूटेशन हो गया, और ब्रिटेन के, ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के कई स्ट्रेन हमारे इंडिया में आ गए जो बहुत तेजी से। का विषय यही है कि ये इसकी रेट बहुत ज्यादा है। पहले ये था 20 लोग बैठे हैं, एक आदमी इन्फेक्टेड है तो अगले 5 को इन्फेक्टेड करता था। आज की डेट में क्या हो गया है, लोग बैठे हैं तो 50 इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इसका रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये वायरस जाने वाला नहीं है, अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। जिसके अच्छा है वो बचेंगे, जिसका इम्यून रिस्पांस थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो वो फंस रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। और 1 साल हो गया, हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। दुखद है कि हम इतने बड़े पैमाने पर लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको हम सही रूप से बेड की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, सिस्टर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। हमारी सरकार इस समय लगी हुई है, एडीज से चोटी की जोर लगा रखी है कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, लेकिन उनके जल्दी में और इस बीमारी के फैलने के जल्दी में काफी गैप हो रहा है, जिससे समस्या बढ़ रही है। जी जी टी.आर. साहब, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। हम आपसे दोबारा से उस पर सवाल जवाब करेंगे। एसबीआई की जो रिपोर्ट थी कि ये मई में इसकी गिरावट शुरू होगी, हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं नागेंद्र सिंह राठौर साहब का। नागेंद्र सिंह राठौर साहब, क्या कहेंगे आप? राज्य मंत्री वीके सिंह चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनको उनके भाई को बेड मुहैया कराया जाए। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक चिट्ठी लिखते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, नागेंद्र साहब? नागेंद्र साहब, आप अपनी आवाज खोल लीजिए, आपने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है। जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। अब अनम्यूट हो गया, आप अपनी बात रख सकते हैं। बताइए विश्वकर्मा जी। जी, उत्तर प्रदेश नहीं, ये महामारी जो है पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति क्या है? जी, राजनीतिक चश्मे से अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो बात कह रहे हैं उसको आप कह सकते हैं, लेकिन आप इस हिसाब पे देखिए कि आज एक मुख्यमंत्री स्वयं पॉजिटिव होने के बाद भी प्रदेश की जनता के प्रति कितनी जागरूकता के साथ और किस तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है। एकदम से संक्रमण बढ़ा है और संक्रमण बढ़ने के कारण हर जगह कैपेसिटी होती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बसें हो, चाहे कहीं हो। उस कैपेसिटी से जब संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इस तरीके की समस्याएं आएंगी। चाहे आप बीमार हो, चाहे दूसरा कोई बीमार हो, उसको आप शासन या शासन की
निष्क्रियता या फेलुअरनेस नहीं कह सकते। जी सरकार अपनी तरह से जिस तरीके से काम कर रही है इस महामारी में, मैं समझता हूँ शायद ही कहीं इस तरीके किस प्रदेश में, आप केवल उत्तर प्रदेश की बात क्यों करते हो? ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ इस तरीके की महामारी नहीं है, जहाँ भाजपा शासित सरकारें नहीं है, वहाँ क्या स्थिति है? सरकार को इस तरीके का प्रश्न रखना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड काल में भी स्वयं संक्रमित होकर के भी सारी व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये क्या कम अपने में है? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक करें नागेंद्र जी, नवरात्र का व्रत भी रखे हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव भी हैं, उसके बावजूद भी अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल तो उठते ही हैं, उनका जवाब हम आपसे तलाशेंगे। और सवाल ये है, एक आजकल बहुत बढ़िया व्हाट्सएप पे मजाक चल रहा है कि अगर एक घर में 6 लोग हैं, 6 लोगों को एक साथ लैट्रिन लग जाए तो क्या 6 अलग अलग लैट्रिन बनवाई जाएंगी? सवाल लेकिन ये है कि जब हमें पहले से पता हो कि ये लैट्रिन की बीमारी आने वाली है और हमारे पास साल भर का वक्त हो, तो हम क्यों ना अलग अलग उनका इंतजाम करें? ये हो सकता है, आपसे इसका जवाब जरूर लेंगे। मोहम्मद अब्बास साहब का रुख करेंगे। मोहम्मद अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप? सुना आपने राठौर साहब क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी कोरोना पॉजिटिव होते हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी सेहत की चिंता नहीं कर रहे हैं। और कैसे मॉनिटरिंग हो रही है पूरा प्रदेश जानता है। टीम 11 ने कितना सत्यानाश पूरे प्रदेश का किया है पूरा देश जानता है। यहाँ तो महामारी में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है टीका उत्सव के नाम पर। ठीक उसी तरह से कि रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजाकर उत्सव मना रहा था। इनके लिए तो अवसाद में भी अवसर तलाशने का काम करते हैं। ये महान लोग हैं। 1 साल पहले कोरोना की महामारी ने जोरदार दस्तक दी थी। 1 साल पहले कोरोना की महामारी ने दस्तक दी थी। जमातियों पे जम के लट बजा था और बिल्कुल भी मास कम्युनिटी को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। उस सब से सबक नहीं लिया गया। अब लाखों लाखों की भीड़ हो रही है। पिछले साल नवंबर में बिहार के चुनाव थे, कोई कोरोना याद नहीं किया गया। वर्तमान में बंगाल का चुनाव चल रहा है। साहब शाम को दे देते हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और पूरा दिन रेलम पेल, लाखों की रैली। क्या मजाक है? देश को मूर्ख बना रखा है, क्या समझ रखा है? देश का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। इतना लंबा टाइम कोरोना की तैयारी के लिए था। हम 1,000 करोड़ के स्टेडियम, मोदी स्टेडियम बनाओगे? अरे इंसान जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको 150 ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगवा सकते थे? 800 करोड़ रुपए के, शर्म नहीं आती? उत्सव मना रहे हो, खेल कूद कर रहे हो। पता है विश्व में, मैं समझता हूँ कि अकेले राठौर जी की बात सही है कि अकेले भारत में बीमारी नहीं है, लेकिन भारत को जितना सबक सीखना चाहिए था। कहाँ गए 20 लाख करोड़ का पैकेज? 20 लाख करोड़ के पैकेज में कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे? अब तो सबसे बड़ी महामारी ऑक्सीजन की है। अरे सारा देश जानता था कि बीमारी पिछले साल नहीं गंभीर हुई, गंभीर हो सकती है। लोग डरे हुए थे, लोगों को पता था मृत्यु दर। आ रहा हूँ राठौर साहब, आपके पास आऊंगा, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते। मोहम्मद अब्बास साहब, आपकी बात हो गई। जावेद अहमद साहब का रुख करेंगे। जावेद अहमद साहब जी, आएंगे आपके पास। अब्बास साहब दोबारा से आपका रुख करेंगे। जावेद अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? आपदा में भी अवसर और राजनीति कैसे की जा सकती है, ये अब देश सीख रहा है, देश समझ रहा है जी। ये लगातार किस तरीके से प्रदेश के का आपने उल्लेख किया, प्रदेश के कानून मंत्री ने पत्र नहीं लिखा था, वो सरकार की विफलताओं का, उसकी नाकामियों का, उसकी अपंगता का जीता जागता श्वेत पत्र है। परसों मिर्जापुर के भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा जी का दर्द सामने आया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व महानगर अध्यक्ष के पुत्र के साथ सीएम की हेल्पलाइन ने क्या दुर्व्यवहार किया है कि तुम मर जाओ। किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी अपने भाई के लिए एक बेड के लिए तरस रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री का ये हाल है, योगेश प्रवीण जी की मौत हो गई सरकार की लापरवाही के कारण,
कितनी दूर घर था मेडिकल कॉलेज से उनका, चौक में 500 मीटर। 3 घंटे तक उनके घर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और रास्ते में उन्होंने जब निजी वाहन से ले जाए गए दम तोड़ दिया। और उसके बाद सरकार गाल बजाए। ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले लोग, उस विचारधारा के लोग, नफरत की पिच पर लगातार खेल खेलने वाले लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर शमशान और कब्रिस्तान इनकी नीतियों के कारण, इनके दोगलेपन के कारण, इनके कुव्यवस्थाओं के कारण कब्रिस्तान और शमशान आबाद हुए। हर चीज को आंकड़े के बल पे आप झुटलाने का काम करेंगे। अरे आंकड़ों के बल पर कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। आप कोरोना से उस समय लड़ सकते हैं जब आपकी जांच सही हो, जब आप आरटीपीसीआर टेस्टिंग कितनी करा पा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आ पा रही। अस्पतालों में बेड नहीं है, आप कोविड नॉन कोविड का डिवीजन नहीं कर पाए। पिछले कोरोना काल से इसकी घातकता के लिए लगातार चेतावनी हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक और एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हों, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हो, बेंगलोर के वैज्ञानिक हो, या डॉक्टर समीर पांडे जी हो, इन लोगों ने ठीक है जावेद साहब, आपका समय पूरा हो गया जी। आज बताइए, जब 9 गुना ज्यादा जो है संक्रमण फैल गया है, इतनी घातक स्थिति। ठीक है जावेद साहब, आपका समय समाप्त हो गया है, आप दोबारा से आपका रुख करेंगे जी, आएंगे। प्रदेश में आपने क्या किया है? टीम 11 क्या करती रही लॉकडाउन? ठीक है जावेद साहब, आपकी बात हो गई, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा, आऊंगा। डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, राठौर साहब के पास जाएंगे। राठौर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से कुछ सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपसे पूछा था कि कब तक लोगों को राहत मिलेगी। सवाल नंबर 1, एसबीआई की जो एक रिपोर्ट थी, ये 3 महीने का पूरा ये इसका पीरियड है और मई के पहले हफ्ते से, यानी कि 1 मई से इसमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या एसबीआई की रिपोर्ट अभी भी स्टैंड करती है? यादव टीआर साहब, आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना स्पीकर खोल लीजिए, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास दोबारा से आएंगे जी। जी वायरस आता है तो सभी बॉडी को समान रूप से इन्फेक्शन करता है। अब ये डिपेंड करता है हर की अपनी इम्यूनिटी क्या है, उसके हिसाब से बॉडी रिस्पांस करती है और वह बॉडी फिर वो उस वायरस के खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज बना के इम्यून करती है। ऐसी प्रक्रिया पूरे ही कम्युनिटी में चलती है। अब यह देखा गया है कि जब उस कम्युनिटी का 60% से 70% तक कम्युनिटी इन्फेक्टेड हो जाती है और वह इम्यून हो जाती है, तो उससे डेवलप होता है हार्ड इम्यूनिटी। डॉक्टर टी आर यादव साहब, वो हम लोग पता है कि वो हार्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, क्या एसबीआई की जो रिपोर्ट थी 1 मई के बाद इसके ये कम होना शुरू हो जाएगा, क्या वो रिपोर्ट अभी भी स्टैंड करती है? जब तक अपने कम्युनिटी का 60 से 70% तक लोग इन्फेक्टेड नहीं हो जाते, तब तक ये धारा प्रवाह बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये नया वायरस आया है। पिछली बार कुछ लोग इम्यून हुए थे, लेकिन अभी डबल म्यूटेशन का आ गया है, तो यह कहना कि अगले 3 महीने में रुक जाएगा। डबल म्यूटेशन की बात तो ठीक है टीआर साहब, डबल म्यूटेशन की बात तो ठीक है। देश में, दुनिया में जितने म्यूटेशन है सब इंडिया में आ गए, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो यूरोप का हो, इंग्लैंड का हो, सारे म्यूटेशन इंडिया में आपको मिल जाएंगे। और इसी वजह से अब भयावह स्थिति पैदा इसलिए हुई है, इतने सारे म्यूटेशन, इतने सारे वायरस, पुराने वायरस, नए वायरस आकर के तहलका मचा दिया यहाँ पर। और हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, हमें लग रहा था कि अब हमें सेकंड फेज नहीं आएगा हमारे यहाँ, क्योंकि उम्मीद थी कि जनवरी फरवरी में आएगा। ऐसा नहीं हुआ, ठंडक के महीने बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं आई। टीआर यादव साहब, 2 सवाल है मेरे। एक सवाल समझना ही चाहूंगा, आजकल गर्मी अचानक से बहुत से बढ़ गई है, 41-42 टेम्परेचर हो गया है, वायरल भी बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें पेट दर्द, बुखार और उल्टी जैसा भी लोग महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजों को कोरोना समझ लेना चाहिए? लोग डरे हुए हैं, उनको समझाने के लिए आप क्या कहेंगे?
मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी, क्योंकि घबराहट हमारी ऐसी चीज है जो स्वयं हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। अगर हमको कोई इन्फेक्शन होता भी है तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अपनी स्थिति कैसी है। यदि हमको लगता है हमें एक्सट्रीम वीकनेस नहीं है, मैं अपना रूटीन का काम कर पा रहा हूँ, हमको लूज मोशन हो रहा है या हमको केवल सर्दी हो रही है, तो वह कोरोना नहीं हो गया। इसको कोरोना नहीं मानना चाहिए, दौड़ नहीं लगाना चाहिए। जब भी कोरोना का सबसे अच्छा सिम्टम है कि बहुत ही ज्यादा बदन में दर्द होता है, बुखार आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नाक बहने लगती है पहले या खांसी आने लगती है पहले बुखार आता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है शरीर में, और इसके बाद इतना ज्यादा कमजोरी लगती है कि लोगों को उठना बैठना करवट लेना तक। टीआर साहब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आम आदमी के लिए है। लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये वायरल है, फीवर है, सामान्य फीवर है, सामान्य बुखार है या कोरोना है? दोनों में अंतर कैसे करें? सबसे अच्छा सवाल तो यही है जो अभी किया आपने कि हम कैसे माने यह वायरल है कि सामान्य वायरल है या यह कोरोना का वायरस है या बैक्टीरियल है। इसमें सबसे अच्छा सवाल यह है कि हमें यह देखना है कि यदि हमारा बुखार उतर गया और हमें बिल्कुल चैतन्य हो गया, हमें लग रहा कि हमको बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यह हुआ सामान्य वायरल बुखार। दूसरा होता है कोरोना का बुखार। उसमें क्या होता है कि आदमी को बुखार होता है, बुखार के साथ साथ बदन बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोरी लगती है, इवन बुखार उतर जाता तब भी कमजोरी लगती है। यह हो गया कोरोना का। और बैक्टीरियल ऐसा होता है जिसमें कि बहुत बुखार आता ही नहीं है। याद रखना चाहिए कि बैक्टीरियल बुखार जो होता है, जैसे टाइफाइड हो गया या पेट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए, बहुत रेयर है कि पहले दिन 103 बुखार आ जाए, पहले दिन 104 बुखार आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर बुखार आपको 100 आया, फिर 102 आया, फिर 103 आया, तो इसे कहते हैं बैक्टीरियल। ये बैक्टीरियल बीमारी हो सकती है। और बैक्टीरियल बीमारी में बहुत ज्यादा कमजोरी कि हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, एक बुखार आया उसी दिन हमको इतना कमजोरी हो गई कि हमें चलना फिरना मुश्किल हो गया, ऐसा बैक्टीरियल में नहीं होता। ठीक है टीआर साहब, ठीक है टीआर साहब, आपके बात दोबारा चाहेंगे। नागेंद्र सिंह राठौर साहब, आप पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। अब्बास साहब और हमारे मित्र कांग्रेसी नेता, हमारी ये नहीं समझ में आता है कि हम इस देश के जनता जनार्दन के हित की बात करेंगे या इसमें भी, जब हम आपातकाल में इस समय इस महामारी में पूरा समाज प्रभावित हो रहा है और तब भी हम राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ये लोग जनता की हमदर्दी के साथ हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है नागेंद्र सिंह, ठीक है नागेंद्र सिंह राठौर साहब, मैं उनसे ये सवाल करूंगा, आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन कुछ सवाल हैं लोगों के, उनके जवाब लेना आपसे जरूरी है। सवाल ये है कि कुछ इस तरह का राठौर साहब, अभी कांग्रेसी नेता की उत्तर में किसकी सरकार है? नहीं मैं पूछता मैं किसकी सरकार है? राठौर साहब आपके सवाल हो रहे हैं, हम आपके सवाल कांग्रेस से भी लेंगे, सपा से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के सवाल हैं। जावेद अहमद साहब रुकिए, आप पहले मुझे नागेंद्र सिंह से कुछ जवाब लेने हैं। जावेद अहमद साहब, आपको रुकना पड़ेगा भाई। जावेद अहमद साहब आप रुकिए, मुझे मैं समझता हूँ ये जो गाल बजाने वाली बात कर रहे हैं, ये आप लोग बजा रहे हैं, आपके नेता गाल बजा रहे हैं, आप लोग बजा रहे हैं, आपके नेता आप कर रहे हैं, आपके राजनीतिक नेता कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ताजीवी तो नहीं है, सत्ताजीवी कारपोरेट जीवी ये सब व्यवस्था उनको लगिए की जनता की चिंता हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? एक आवाज देंगे हम चौराहे पे आ जाएंगे। कहाँ है प्रधान सेवक जी? कहाँ है उत्तर प्रदेश के साहब जी? संक्रमित है, हमको भी दुख है, वो प्रदेश के मुखिया, लेकिन जनता को तो बेहाल मत छोड़ते। इस महामारी में ये समाज के लिए, आम जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। आप आम जनता के लिए अच्छी बात क्या है? ये आम जनता समझ रही है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। आपको
अच्छा राठौर साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए राठौर साहब, आदरणीय राठौर साहब, अगर जी। सरकार सही चल रही है तो आपने कानून मंत्री ने जो श्वेत पत्र लिखा है उनको क्यों नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया? रत्नाकर मिश्रा जो आपके विधायक है उनको क्यों नहीं आपने पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया? अगर हिम्मत है, अगर ब्रिजेश पाठक के आरोप गलत है, अगर रत्नाकर मिश्रा के आरोप गलत है, तो आप उनको बर्खास्त करिए ना पार्टी से। उन्होंने क्यों गलत बयानी की है? ये कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि की है ब्रिजेश पाठक। जावेद अहमद साहब, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा था कि मुझे नागेंद्र सिंह से कुछ सवाल लेने हैं, राठौर साहब से कुछ सवाल के जवाब लेने हैं। आपने मुझे वो जवाब नहीं लेने दिए। वक्त एक ब्रेक का होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राठौर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो गई। उत्तर प्रदेश में लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और डीएम खुद कह रहे हैं कि लोग सड़क पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जबकि तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। आखिर उन दावों और वादों का क्या हुआ, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम राठौर साहब का रुख करेंगे। राठौर साहब, मैंने आपकी बात मान ली और ये सब, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं
उसके बावजूद भी लगातार काम कर रहे हैं, व्रत भी हैं और नवरात्र चल रहा है, उसके बावजूद मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार असफल हो गई ये समझने में कि कितनी बड़ी समस्या है? जी, जब कोई महामारी आती है तो क्या ये पहले से असेसमेंट होता है कि साहब इस जगह पर इतने ही लोग प्रभावित होंगे? ऐसा कोई मापन आज तक आया है? नंबर एक आया राठौर साहब। हाँ आया है राठौर साहब सुनिए, इसी आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल और आजकल कुछ जो भक्त हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर एक घर में 6 लोगों को एक साथ लैट्रिन लग जाए तो 6 लैट्रिन कैसे बनेगी? जवाब ये है, अगर हमको 1 साल पहले पता हो कि हमारे घर में ये दिक्कत आ सकती है तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं ना। 1 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? जी, ऐसा तो किसी का असेसमेंट नहीं था कि जो सेकेंड स्ट्रेंथ आएगा वो इतना म्यूटेट करेगा कि इन तरीके की। अरे मूर्खों को कुछ पता नहीं होता, मूर्ख अब्बास साहब रुकिए भाई, पहले मुझे सवाल का जवाब लेने दीजिए। अब्बास साहब पहले सवाल का जवाब लेने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। राठौर साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। राठौर साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, 1 साल का पर्याप्त समय था आपके पास में, तैयारी क्यों नहीं की गई? आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, मेरा जवाब है बिल्कुल लगाया जा सकता है। जब सवाल सुनिए राठौर साहब, सवाल सुनिए, 1920 में जब एक महामारी आई थी उस समय भी सेकेंड वेव सबसे ज्यादा खतरनाक थी। क्या इतने बड़े बड़े आईएएस, इतने दिग्गज आईएएस, लाखों की सैलरी पाने वाले आईएएस समझने में नाकाम हो गए क्या? किया विश्वकर्मा जी, जरा आप ये आंकलन करिए कि उस समय देश की कितनी जनसंख्या थी और उस जनसंख्या के अनुरूप। राठौर साहब मैं आपको इसलिए 1920 का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि 1920 में भी सेकंड वेव जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसका तो अनुमान हमको लगाना चाहिए था ना। स्थितियों को आज की स्थितियों से आप नहीं जोड़ सकते कि 1920 साहब अनुमान तो लगाया जा सकता है, अनुमान तो लगाया जा सकता है, इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास में कैसा था, इतिहास का मतलब है कि ऐसा था, ऐसा हुआ था। जी आप हमें बताइए जी कि कहाँ पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं कहाँ पर टीकाकरण नहीं हो रहा, कहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, कहाँ डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर कोविड को एडवाइस नहीं किया जा रहा है। राठौर साहब का अगर इलाज सब्जी का हो रहा है तो लोग सड़कों पर क्यों मर रहे हैं? उनको गैस सिलेंडर क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? और अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं? सबकी सब पूरी तरीके से बात कर रही है। राठौर साहब कैपेसिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई? राठौर साहब कैपेसिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई? व्यवस्था अब की राठौर साहब व्यवस्था अब की जा रही है। जब हाथ से स्थितियां निकल गई तब व्यवस्था की जा रही, तब राजनाथ सिंह जग रहे हैं। स्थितियां जब हाथ से निकल गई व्यवस्था तब की जा रही है। राजनाथ सिंह इसके 5 दिन पहले कहां थे? हो गए। हम आपसे पूछते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे पास L1 L2 के थे उन कैसे हो गए? हमारे पास जो टेस्टिंग की जितनी भी लैब्स हैं वो सारी की सारी काम कर रही है, उन पर ओवरलोड कहा गया। इसका ये साफ मतलब है कि संक्रमण इतने गुना बढ़ा है कि हमारी कैपेसिटी से ऊपर निकल गया। आप लोग क्यों हो गए? सवाल तो आप लोग अनुमान लगाने में फेल क्यों हो गए? सवाल तो यही है ना। जनता सवाल ये पूछ रही है कि आप लोग अनुमान लगाने में नाकाम क्यों हो गए? करता है तो क्या आप मूल्यांकन पूर्वानुमान कर लेते हैं कि आज तो टेक्नोलॉजी आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा तूफान आने वाला है, लोगों को सचेत कर दिया जाता है। सर सवाल सुनिए, जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। सवाल नहीं सुन रहे। राठौर साहब आप सवाल नहीं सुन रहे। सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। ठीक है, दोबारा से आएंगे आपके पास में।
अब्बास साहब का रुख करेंगे। अब्बास साहब, सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन लगनी थी, अखिलेश जी ने कह दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। अब आज कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगाना चाहिए, खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। महामारी है, राजनीतिक विपक्षी दल होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है, अखिलेश की जो जिम्मेदारी है, वैक्सीन पे जो प्रश्न उठाया था, जब पूरी दुनिया में प्रश्न उठाया था, तो विपक्षी दल होने के नाते अखिलेश जी ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, लेकिन बाद में कहा कि सबको लगवाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि 1 साल पूरा हो गया, जनवरी 2020 में WHO का सब आ गया था। पिछले साल तो चलो जल्दी जल्दी में सब कुछ उतल पुतल हुआ, लेकिन ये तो 1 साल पूरा ये लोग सिर्फ चुनाव सत्ता तमाम। मैं वहीं आ रहा हूँ। अब्बास साहब जी, अब्बास साहब, हम आपकी बात समझ गए हैं। अब्बास साहब, हम आपकी बात समझ गए हैं। 1 साल हो गया, वो सवाल हमने नागेंद्र सिंह जी से पूछा था, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग भी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। जब शुरुआत में वैक्सीन लगनी थी तो उससे इनकार क्यों किया? इसको भाजपा की वैक्सीन क्यों बताया? हम उस बात से हटे कहाँ हैं? भाजपा लेकिन है तो पूरे देश की, WHO के पैसे की लग रही है, भाजपा को अपने जेब से लाइए। मेरा कहने का मतलब है वैक्सीन लगे ना लगे, वैक्सीन लगने वाले कौन से बच रहे हैं? 100 डॉक्टर KMG के, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वैक्सीन तो कम हो रहा है। ये बात सही है कि 2-4-10 केस ऐसे भी आए हैं जिनको डबल डोज देने के बावजूद कोरोना हो गया है, लेकिन उन पर इम्पैक्ट कम पड़ा है, प्रभाव उसका कम पड़ा है। लग रही है और आगे भी लगेगी। 135 करोड़ को तो उनका कोई भी लगा सकते थे जल्दी, लेकिन जो चीजें जरूरी चीजें थी, ऑक्सीजन थे, बेड थे, वेंटिलेटर थे, व्यवस्थाएं थी। शुक्र मनाइए कि जो लंबी लंबी लाइनों में एम्बुलेंस लग रही है, वो एम्बुलेंस भी अखिलेश यादव जी की दी हुई है, वरना तो ज्यादातर ठेलों पे और रिक्शों में ही लोग नजर आए। नहीं तो उससे पहले एम्बुलेंस बनी नहीं थी क्या? सारी एम्बुलेंस अगर अखिलेश यादव ने दी है तो क्या उससे पहले और उससे बाद में कोई एम्बुलेंस नहीं बनी थी? एम्बुलेंस ही नजर आ रही है जी, ठीक है। योगी जी ने तो एक भी एम्बुलेंस नहीं दी। ठीक है, बताओ ना कोई दी हो, कोई काम। अरे भाजपा कह रही है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 एम्स बनाया था, उन्होंने 3 एम्स बना दिए, 2 और एम्स बना दिए हैं। आपने 17 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, 27 एम्स बना रहे हैं वो लोग। प्रश्न है व्यवस्था का। 1 साल पूरा था, एक दिन नहीं था कि रात को तूफान की खबर आई और दिन में तूफान उड़ा के चला गया। ये ब्लफबाजी करते हैं, बकवास करते हैं, निकम्मापन है, मूर्खता की बात है। 1 साल पूरा, 1 साल में तो हर घर में एक सिलेंडर दिया जा सकता था। उज्ज्वला का सिलेंडर हो तो मोदी जी फोटो खिंचवाए। अब मोहम्मद अब्बास साहब, सरकार को क्या सपना आ रहा था कि घर घर में इतने लोग बीमार हो जाएंगे, हम पहले से सिलेंडर मंगवा के रख लें? पिछली बार तो टल गया, आंकड़े नजर नहीं आते थे। विश्व के दूसरे मुल्कों में एकदम इतने आंकड़े बीमारों पर नजर नहीं आते थे। पिछले साल बच गए तो क्या फिर ये बार बार WHO कहने की दूसरी लहर भारी भरकम आएगी? आप कैसी बात करें? आपके टीवी चैनल में बताया जाता था। अब्बास साहब, ये 2 सवाल आपसे छोटे छोटे, उनका जवाब ले लेते आपसे। सुनिए, सवाल पहला नंबर का ये है कि अखिलेश, जब नरेंद्र गिरी जी कोरोना पॉजिटिव थे तो अखिलेश यादव उनसे माफी मांगने इसी समय क्यों चले गए? सवाल नंबर 1 जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी से माफी मांगने मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर कोई माफी की बात है तो वो उनका बड़प्पन है, बड़े छोटों का आदर करके समाजवादी बात यहाँ माफी की नहीं है। माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र गिरी जी कोरोना पॉजिटिव थे, ऐसे समय में वो उनके पास गए क्यों और खुद भी पॉजिटिव हो गए? किसी महान आदमी। अब्बास साहब, वो माफी मांगने की बात किनारे कर दीजिए। सवाल ये है, माफी मांगने की बात करेंगे तो पूरी डिबेट चली जाएगी। माफी मांगने की बात करेंगे तो पूरी डिबेट चली जाएगी। सवाल यह है कि जब नरेंद्र गिरी साहब, धर्माचार्य जी पॉजिटिव थे, अखिलेश यादव उनके पास क्यों गए? उनको पता था क्या? उनको इतना नहीं पता? हाँ, उनको पता था क्या? उनको इतना नहीं पता? पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है? क्या? अरे पॉजिटिव थे, अरे पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट आई थी, आपने उनकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी क्या? भरे पड़े हैं कब्रिस्तानों में लाइन है। ये प्रश्न माफी मांगने का नहीं है,
ये अजीब अच्छा, बात सुनिए, है। सवाल- ये विपक्ष अच्छा, से आप ठीक है। प्रश्न करने नहीं है। अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, सजा सवाल की उनसे भी तैयारी पूछ है। रहा हूँ, सवाल लोग आपसे भी सड़कों पे मर रहे हैं, पूछूंगा। आप प्रश्न सवाल कर- उनसे भी पूछ रहा हूँ, सवाल आपसे भी पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछूंगा। अब्बास साहब, आप ये नहीं कर सकते कि हम उन्हीं से सवाल पूछें, हम सबसे सवाल पूछेंगे। मेरा काम है सवाल पूछना। सुनिए, रुकिए, हो गया। दूसरा सवाल है, एक सवाल और सुन लीजिए। आप पत्रकार है, समझाने से एक्टर है, आपका प्रश्न ही होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचे। भाजपा नाकारा निकम्मी है, उसकी नाकामियों का इसमें हमारा मामला कहाँ आ गया? सुनिए सुनिए, जब आप एक और सवाल सुन लीजिए। सुनिए सुनिए, जब आप एक और सवाल सुन लीजिए। ठीक है, सवाल यह है, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, आप लोग कोरोना को लेकर के इतना हो हल्ला कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव से बैकआउट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? कोरोना व्यवस्था को देखकर चुनाव कराया जाए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि सरकार की डुगडुगी बनेंगे, सरकार की कठपुतली बनेंगे, बाद में राज्यपाल बन जाएंगे, जैसा अभी ताजा हुआ, तो भैया जब लोकतंत्र है तो उसमें तो जाने और अनजाने मजबूरी में जाना पड़ता है। बाइकाट क्या करके इन्हें और खुला छूट देते हैं? जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है, जनता इन्हें हटाना चाहती है, लेकिन ये तो अवसाद में अपने अवसर ढूंढ रहे हैं और किसी ना किसी तरह से नाकारेपन से, निकम्मेपन से लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं था पंचायत चुनाव अभी होते, पंचायत चुनाव कोरोना के बाद भी कराए जा सकते थे, लेकिन ये सरकार है कि इसे सिर्फ लोगों को उलझाए रखना है। ये चुनाव में रहना चाहती है, बंगाल का चुनाव है, वहाँ लोग रैलियां हो रही है, ठीक है, लेकिन ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है। ठीक है, ठीक है, बस अब बात हो गई आपकी, समझ में आ गया। जावेद साहब, आप पूर्व प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, उसका जवाब दिया है, प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है, उसका जवाब दिया हर्षवर्धन जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने कहा कोरोना का टीका जनसंख्या के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कितने प्रतिशत लगा ये देखा जाना चाहिए। सरकार ने उसका जवाब दिया, हर्षवर्धन ने उसका जवाब दिया है कि ठीक बात है, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, उसको भी संख्या के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसको भी प्रतिशत के हिसाब से देखना चाहिए। जी, बात आ गई है जी कि आप सरकार से सवाल करो तो सरकार जो है 100 साल पीछे ले जाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था राठौर जी से, जो पूछा था 1920 का, 1918 से 1920 के बीच में जिस स्पेनिश फ्लू के साए में 2 करोड़ भारतीयों की मौत हो गई थी, जीवन लीला समाप्त हो गई थी, उसके आंकड़े वर्तमान सरकार के पास नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, नहीं, वो सवाल हमने उनसे कर लिया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये कबीर दास जी को और गुरु नानक देव जी को समकालीन, वो सब ठीक है जावेद साहब, वो सब ठीक है, उस पर सवाल हम लोग खड़े करते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्यों दोहरा मापदंड अपनाती है? वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि हम चुनावी रैली नहीं करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। सवाल तो सुनिए सर। अरे आप सवाल तो सुनिए सर जी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जी। अगस्त और सितंबर जी 20 में जब एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जावेद अहमद साहब, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जावेद अहमद साहब, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा वेस्ट बंगाल में राहुल गांधी रैली नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यूपी की हालत इतनी खराब है, ये दोहरा रवैया क्यों? होती है, मजबूरी होती है। हम पंचायत चुनाव में हमने उम्मीदवारों को जिला पंचायत सदस्य के पदों पर हमने समर्थन दिया है। सभी राजनीतिक दल हैं अपने कार्यकर्ताओं को वेस्ट बंगाल में करने के लिए मना कर, तो वेस्ट बंगाल में आपने रैली क्यों मना कर दिया जब आपको भी चुनाव ही लड़ना है? ये जो लगातार जो है कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी पूरी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रचार कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें मतलब आप प्रचार करें तो आप कानून का पालन, नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं, और भाजपा करे तो आप उस पर उंगली उठाएंगे। यार रैली जो है जनविहीन होगी,
आपको नहीं पता कि ये चुनाव ये कोरोना विस्फोटक का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में? जावेद अहमद साहब, आपको नहीं लगता है ये चुनाव यूपी के चुनाव? जावेद अहमद साहब, हमने आपको पूरा समय दिया, अब सवालों का जवाब देने का समय है आपका। पढ़ाया जाए। अरे परिवार का मुखिया जिस तरीके का होगा उसकी सदस्यों का आचरण भी वैसा ही होगा। सरकार ने ठीक है जावेद अहमद साहब, जावेद साहब सवाल सुनिए। मेहनत से आई ने वैक्सीन बना ली, पेंडेमिक का दी एंड पेंडेमिक हो गया। तो ये लापरवाही किसने की? और उसके बाद सीरम के पास पैसा खत्म हो गया वैक्सीन बनाने का। प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहाँ है? सीरम मांग रहा था कि हमको एडवांस कर दिया जाए। जावेद अहमद साहब, हमने पूरे सवाल आपके सुन लिए थे। जावेद अहमद साहब, हमने पूरे सवाल आपके सुन लिए थे। शुरुआत में आपको पूरा मौका दे दिया था अपनी बात करने का। अब समय है, कम बचा है, सवाल के जवाब दे दीजिए जल्दी से, जो जनता आपसे जानना चाह रही। सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा कि हम आपको 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ ऐसे नहीं गिनना है, आपको ये गिनना है कि कितने प्रतिशत लोगों को टीका लगा। सवाल उनका शानदार है, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से टीका लगा तो 4 महीने लग जाएंगे टीका लगने में। लेकिन सवाल यह है कि तब आप जब ये कोरोना के केसेस निकल रहे हैं उसको जनसंख्या के आधार पर क्यों गिनते हैं? और स्वास्थ्य मंत्री ने यही चिट्ठी लिखी है। देखेंगे, जनता की चिंता नहीं करेंगे, प्रतिशत बताएंगे। अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो सरकार क्या यही लोकतंत्र में कि सरकार विपक्ष से जवाब सवाल करेगी? आप अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्वों का कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप सवाल दर सवाल में फंसाते हुए पूरी तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो संसाधन थे उसका आपने, मैं सवाल कर रहा हूं कि जो स्वास्थ्य के संसाधन है उसका 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या उपयोग किया है? 1 साल के काल में उत्तर प्रदेश की टीम 11 मुख्यमंत्री जी और सरकार ने क्या सीखा है? यही सीखा ना। अरे भाई कोरोना पॉजिटिव, अरे भाई कोरोना पॉजिटिव होते, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और व्रत भी चल रहा है उनका, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, ये क्या नाकाफी है? कह रहे हैं कि बीमार लोग, मरीज लोग रेमडेसिविर का इस्तेमाल ना करें। ये क्या बता रहा है कि आप कुप्रबंधन और अव्यवस्था में पूरे देश को झोंक चुके हैं, उत्तर प्रदेश को झोंक चुके हैं और विपक्ष पर आरोप लगाएंगे। अरे जो अस्पताल आपको मिले थे सत्ता काल में, उन अस्पतालों का सही रख रखाव कर लेते। ठीक है जावेद साहब, ठीक है जावेद साहब, टीआर साहब के पास, ठीक है जावेद साहब, बात हो गई। टीआर साहब के पास चलते। टीआर यादव साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार या सरकार में बैठे लोगों से कहीं चूक हो गई? वो अनुमान नहीं लगा सके कि स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाएगी? बता रहा था कि ऐसा लगा था कि हम लोग सेकेंड वेव को अपनी ठंडक में आएगा, जनवरी फरवरी में ऐसा लग रहा था, और हुआ नहीं होने की वजह से थोड़ा सा शिथिलता आ गई कि लगता है कि सेकेंड वेव अब आएगा नहीं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है। थोड़ी शिथिलता जरूर हुई और उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अचानक सारी चीजें डाउन हो गई थी और वायरस एकदम से अटैक कर दिया, इतना तेज अटैक किया कि जिसका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतना तेजी से ये वायरस अटैक करेगा। अब यही मिसमैच हुआ है जिसकी वजह से ये भयावह स्थिति पैदा हुई लगभग। जी यादव साहब, एक चीज रेमडेसिविर को लेकर के भी कंफ्यूजन है। एक और रेमडेसिविर मिल नहीं रही है, ब्लैक में मिल रही है, और केंद्र सरकार कह रही है कि हम उसके रेट लगातार घटा रहे हैं, 70% रेट घटा दिया। जो रेमडेसिविर 2-2.5 हजार की मिलनी चाहिए वो 20-20 हजार 40-40 हजार की मिल रही है। लेकिन अब एक पक्ष ये भी निकल के आ रहा कि वो इफेक्टिव नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बहुत ज्यादा पैनिक है सोसाइटी में कि सबको एक ऐसा मैसेज चला गया है कि रेमडेसिविर जिसको लगेगा वो बच जाएगा। मैं आपको बता दूं, वायरस हमारा मल्टीप्लाई करता है शुरू के 9 दिन में। शुरू के 9 दिन में अगर ये रेमडेसिविर लगता है तो ही इसका इफेक्ट देखा गया है। 10th 11th 12th या लास्ट में 15 दिन के बाद कोई लगवा रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। कोशिश करनी है कि यह फर्स्ट वीक में लग जाए, और फर्स्ट वीक का एक अपना क्राइटेरिया है जो कि डॉक्टर डिसाइड करेंगे
जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं कि इनको रेमडेसिविर लगना चाहिए, जब डॉक्टर यार यादव साहब, जब डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पा रहा आदमी तो करेगा क्या? बेड है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, मारा मारी मिल रही है, तो करेगा आदमी क्या? में भी है और सभी जगहों पर है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अब इसमें क्या किया जाए? डॉक्टर भी परेशान है, स्टाफ भी परेशान है, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी परेशान है, डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और जो डॉक्टर पोस्टेड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उनको भी हटना पड़ता है। तो यह बड़ी ही भयावह स्थिति है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, और उम्मीद करना चाहिए कि अगले 2-3 महीने में यह जरूर कंट्रोल में होगा। एक सवाल और आपसे है। आज हाई कोर्ट बहुत दिन बाद जागा, कोर्ट आज पहली बहुत दिन बाद जागी और उसने कहा कि 5 जिलों में लॉकडाउन अगले 26 तारीख तक लगा देना चाहिए, एक सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को टर्न डाउन कर दिया और कहा कि नहीं, हमें तो पहले जहान बचाना है। तो क्या हम प्रधानमंत्री का जो आह्वान था कि जान है जहान है, उसको हम भूल गए क्या? हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए? ही ट्रिकी सवाल है और ये बड़ा ही नीतिगत सवाल है। यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका का अपना एक क्षेत्र है और यही लोग डिसाइड करें तो अच्छा है। मुझे लगता है इसमें संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह है और ऐसे में सरकार को आगे बढ़ करके यह कदम उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाया गया और उसकी वजह से न्यायपालिका को आकर के यह कदम उठाना पड़ा। यह अफसोस है। यादव साहब, टीआर साहब, हम एक सवाल आपसे, फाइनल सवाल है आपसे कि आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सभी आम सहमति है कि ये लॉकडाउन अवश्य लग जाना चाहिए, क्योंकि यह जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अगर हम इस कम्युनिटी को इसी तरह से आपाधापी करते रहे, मार्केट जाते रहे, भागते दौड़ते रहे, तो यह जो है आप समझिए कि आग में घी का काम करेगा। लॉकडाउन तो तुरंत ही लगना चाहिए। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कर दी, ये आग में घी का काम करेगा और बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित करेगा। ठीक है सर, बने रहिए। मोहम्मद अब्बास साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। मोहम्मद अब्बास साहब, सवाल ये है, हाई कोर्ट ने आज कहा कि 5 जिलों में ये लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सरकार कह रही कि हमें पहले लोगों की आजीविका बचाना है, क्या कहेंगे आप? जरूरी है वह लगाना भी चाहिए और सरकार को आजीविका भी कभी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन उसी हिसाब से लगाया जाए कि लोग भूखे न मरे। जैसे पिछली बार हुआ कि मजदूर नंगे पांव चलता रहा, खाली पेट नंगे पांव, ऐसे पहुंचा अपने पांव, और उस सारी चीजें जो सड़कें खून से लाल रही, उन सब से बचना चाहिए। पिछले सबकों को जो हमने लिया है, जो हमने देखा करोड़ों लोगों का माइग्रेशन हो गया, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और बहुत से दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां बिना लॉकडाउन लगाए भी ही उन्होंने कम्युनिटी को चिन्हित किया और उन्होंने सब कुछ इनके दवाइयों अवेलेबिलिटी कराई, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कराई जाए, बेड अवेलेबल कराए और हॉस्पिटल अवेलेबल कराए, और कोरोना से उन्होंने कहीं ना कहीं पार करने का प्रयत्न किया है। अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अभी कम है, लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए। जी जावेद अहमद साहब, आपसे भी सवाल वही है कि क्या सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं? उस राय को हमें महत्व देना चाहिए। और देखिए, चेन तोड़ने के लिए यहाँ राजनीति का विषय नहीं, चेन तोड़ने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, माननीय हाईकोर्ट ने भी जो कहा है वो उचित ही है। देखिए, महानगरों की जो स्थिति है, हमारे ये 5-6 महानगर जो चिन्हित किए गए हैं, यहाँ हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ की क्या स्थिति है। इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमें लॉकडाउन की तरफ, देखिए, इस चेन को तोड़ने के लिए बढ़ना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। अगर हम सख्ती नहीं कर पाएंगे तो इसको और बढ़ने से भी नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहब की जो चिंता है, देखिए, अगर हम ये मान लें कि अगर सरकार ये मान चुकी है कि जब तक ये 60-70% जनसंख्या को ये नहीं हो जाएगा, उस समय तक इस वायरस से देश को निजात नहीं मिलेगी, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार घोषणा कर दे कि ना वैक्सीन की जरूरत है, ना ऑक्सीजन की जरूरत है, आप लोग नींबू पानी पीते रहिए, गुनगुना पानी पीते रहिए, घरों पे रहिए, काम कीजिए। अरे जहां पर काम है, जब लोग रहेंगे तब आजीविका रहेगी। और या तो सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि
कि वो जन कल्याण के लिए अब 24 घंटे भी काम नहीं कर सकती, इसलिए वो लॉकडाउन से परहेज कर रही है। जब लोग हमारे मर रहे हैं, लोग इस देश के हैं, तो हमें निश्चित रूप से आपके हिसाब से जान पहले बचानी चाहिए, जहान तो बाद में बच जाएगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? दिहाड़ी मजदूर है जो ठीक है सर, बात हो गई आपकी। ठीक है, डॉक्टर साहब हैं, उनका फायदा उठा लेते हैं फाइनल कमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर टी आर यादव साहब, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार ने लॉकडाउन के लिए मना कर दिया है, आजीविका बचाने के लिए कहा कि हमको लोगों की आजीविका बचानी है। आपको क्या लगता है कि अब लोगों को स्वयं से ही अपने आप को बचाना है? ये सिचुएशन हो गया है, एक बार लॉकडाउन करके हम लोगों ने देखा है बड़ी भयावह हो गई और लोग कितने भूखों मर गए, कितने चलते चलते मर गए। बहुत ही दर्दनाक हृदय विदारक सीन हम लोगों को देखना पड़ा था। तो इस तरह का लॉकडाउन भी लागू करना ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन करना भी जरूरी है। सरकार को एक पक्षी कार्यवाही न करते हुए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा संख्या हो गई है, जैसे कि माननीय कोर्ट ने बताया है, बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, ऐसे शहरों पर लॉकडाउन लगाने के साथ साथ सरकार को युद्ध स्तर पर यह भी प्रयास करना होगा कि यहाँ का जो मजदूर वर्ग है, निम्नतम वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वह प्रभावित ना हो। युद्ध स्तर पर उसको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम डॉक्टर साहब के इसी नोट के साथ में अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं कि जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था कि जान भी जहान भी, हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचानी है, यानी कि आजीविका भी चलती रहे लेकिन जान भी बचे। इसलिए जहां जरूरी है वहां लॉकडाउन लगना चाहिए और जहां जरूरी नहीं है वहां लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। कोर्ट का भी यही मानना है, लेकिन सरकार अब इस पर कब चेतेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।